दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एमका भारत का फ्लैगशिप फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम होने वाला है, जिसे लेकर अब चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि शुरुआती टाइमलाइन के अनुसार एमका को साल 2032 तक मास प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब अभी इस प्रोग्राम के लिए फंडिंग को कुछ ही महीनों में रिलीज कर दिया जाए और इसकी सारी जरूरी टेस्टिंग अपने समय पर पूरी हो। पर क्योंकि भारत ने ये बात पहले ही साफ कर दी थी कि एमका कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम नहीं बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बेस्ड होगा, इसीलिए हमें इसके लिए प्राइवेट पार्टनर को फाइनलाइज करना है, जिसे लेकर भारत और विदेशों की प्राइवेट कंपनियां काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रही है। यहां तक कि दर्जनों कंपनियों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए अपने रोल को निर्धारित करना शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्राम एक हकीकत बनने की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही अब एमका प्रोग्राम में शामिल प्राइवेट कंपनियों को इस फाइटर जेट से जुड़ी एक काफी बड़ी चिंता सताने लगी है। और ये चिंता छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि अगर भारत ने इसे जल्द ही दूर नहीं किया तो इसकी वजह से इस पूरे प्रोग्राम की टाइमलाइन पर काफी बड़ा असर पड़ सकता है, जो मौजूदा हालातों को देखते हुए भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दरअसल दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है कि एमका प्रोग्राम में शामिल हो सकने वाली कई प्राइवेट कंपनियों को अब इस प्रोग्राम के प्रॉफिट मार्जिन को लेकर चिंता सता रही है, क्योंकि एमका प्रोग्राम का प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्रियल लेवल से काफी नीचे हो सकता है। बताया जा रहा है कि जहां इंडस्ट्रियल एवरेज के अनुसार फाइटर जेट या इससे रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन लगभग 10% के आसपास होना चाहिए, वहीं पर यह मार्जिन एमका प्रोग्राम में काफी कम होगा, जिसे लेकर प्राइवेट कंपनियों की चिंता बढ़ चुकी है। क्योंकि अगर इन कंपनियों को एमका प्रोग्राम में प्रॉफिट नहीं दिखा तो काफी सारी नई परेशानियां सामने आ सकती है। वहीं इन प्राइवेट कंपनियों की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि भारतीय वायुसेना ने तेजस Mark 1A फाइटर विमानों के ऑर्डर देते समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ काफी मजबूती से नेगोशिएशन करते हुए HAL के प्रॉफिट मार्जिन को 12% से घटाकर 6% तक कर दिया था, जिसके बाद इस एयरक्राफ्ट के ओवरऑल कॉस्ट में 50% तक की गिरावट देखी गई, जो भारतीय वायुसेना के लिए तो काफी फायदेमंद रहा। पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अपने प्रोजेक्टेड आंकड़ों से काफी कम प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से एमका प्रोग्राम में शामिल प्राइवेट कंपनियां ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि इस प्रोग्राम का भी प्रॉफिट मार्जिन घट जाए। साथ ही अमेरिका की मेजर एरोस्पेस कंपनी बोइंग एमका प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए काफी तेजी से काम कर रही है, जो भारत के साथ मिलकर इस प्रोग्राम में SPV रूट मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल रूट के तहत काम करना चाहती है। और इसके लिए बोइंग लगातार स्टडी कर रहा है, और अगर वह भारत के साथ इस प्रोग्राम में काम करते हैं तो उन्हें कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा और क्या यह मॉडल बोइंग के हिसाब से सही है या फिर नहीं, जिसमें अगर सब कुछ सही निकलता है तो भारत बोइंग को एमका प्रोग्राम में एंट्री दे सकता है, जो एमका प्रोग्राम के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। हालांकि अब क्योंकि इस प्रोग्राम में प्रॉफिट मार्जिन को लेकर प्राइवेट कंपनियों में चिंता देखी जा सकती है, इसीलिए बोइंग भी अपने कदम काफी सोच समझकर आगे बढ़ाएगा। लेकिन भारत ने ये बात हमेशा से साफ कर दी है कि अगर प्राइवेट कंपनियां इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे तो उन्हें एमका के मेजॉरिटी स्टेक मिलेंगे, और सरकारी कंपनियां जैसे कि HAL एमका प्रोग्राम में माइनॉरिटी स्टेक के साथ ही रहेंगी, जो प्राइवेट कंपनियों के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे उन्हें काम करने में ज्यादा स्वतंत्रता और कंफर्ट मिलेगा। साथ ही बता दें कि भारतीय वायुसेना शुरुआती दौर में 140 एमका लड़ाकू विमान खरीदेगी, जो एक काफी बड़ा नंबर है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत के रक्षा निर्यात से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत ब्रह्मोस एरोस्पेस इस साल के अंत तक ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल के निर्यात में एक और काफी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की सेल को लेकर बातचीत अपने फाइनल फेज में पहुंच चुकी है, और इस डील को लेकर प्राइस नेगोशिएशन लगभग पूरा हो चुका है। यानी इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील इस साल के अंत तक फाइनलाइज हो सकती है, जो डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में एक काफी बड़ी सफलता होगी। बता दें कि शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया भारत से $200 मिलियन की कीमत पर ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है, और ब्रह्मोस एरोस्पेस का कहना है कि इंडोनेशिया के अलावा साल 2025 तक उन्हें इस मिसाइल सिस्टम के 2 से 3 एडिशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर की पूरी उम्मीद है, जिसमें ज्यादातर ऑर्डर उन्हें साउथ ईस्ट एशिया के देशों से मिल सकते हैं, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल एक काफी ताकतवर और फ्लैगशिप मिसाइल के तौर पर काम करेगा, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में अधिकतर देश चीन के साथ एक एक्टिव बॉर्डर क्राइसिस में मौजूद हैं। मतलब इस रीजन में ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ती डिप्लॉयमेंट चीन के लिए किसी बड़े सरदर्द से कम नहीं होगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत का डिफेंस प्रोग्राम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और रक्षा निर्यात के क्षेत्र में हमें एक के बाद एक काफी बड़ी सफलताएं मिल रही है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि आने वाले समय में न कि सिर्फ भारत डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि हम एक काफी बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर भी सामने आएंगे, जो हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में भारत की बढ़ती इस ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल
नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।